हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कृष्ण स्वामी। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पुस्तक कृतिका, जो उसका तीसरा पाठ है साना साना हाथ जोड़ी। मतलब इसका साना हाथ, छोटे छोटे हाथों को जोड़ करके कोई बच्ची प्रार्थना कर रही है भगवान से। लेखिका इसकी है मधु कांकरिया। और उद्देश्य क्या है कि जो हम कोई यात्रा करते हैं, कोई घूमने जाते हैं, तो पिकनिक बनाने जाते हैं, तो क्या होता है कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थलों यानी कि अज्ञात जगह की जानकारी तथा भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। तो ये जो हम पाठ करने जा रहे हैं, ये एक पाठ हिमालय की यात्रा की है मधु कांकरिया जी ने। तो इस पाठ में क्या बताया गया है कि नंबर 1, जो महिलाएं हैं वो भी यायावरी में पीछे नहीं है, मतलब घूमने फिरने में पीछे नहीं है। दूसरा, हिमालय की यात्रा में सारा मतलब वहाँ का वातावरण, सारा वहाँ के स्थलों की हमारे को जानकारी इसमें दी गई है। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसका सार मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इसके साथ साथ आप इसको ध्यान लगा के सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भी मधु कांकरिया के साथ हिमालय की यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं हिमालय की यात्रा। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है, यानी कि ट्रेवलॉग है एक ये। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन है, ये बहुत लंबा है। इस की लेंथ को मत देखिएगा, इसमें आप मनोरंजन और आपके इंटरेस्ट देखिएगा, कितना इंटरेस्ट इसमें आता है। इस पाठ में लेखिका ने सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक से हिमालय तक की यात्रा का सजीव एवं भावपूर्ण वर्णन किया है। यानी कि सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक से हिमालय तक की यात्रा का वर्णन है इसमें। लेखिका का मत है कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने हिमालय के अनंत सौंदर्य का वर्णन, अत्यंत अद्भुत एवं काव्यात्मक वर्णन किया है कि मानो हिमालय का पल पल बदलता सौंदर्य हम अपनी आंखों से देख रहे हों। इस यात्रा वृत्तांत में महिला यायावरी विशेषता भी देखी जा सकती है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में प्राकृतिक नज़ारों के साथ साथ वहां के जीवन का भी यथार्थ चित्र अंकित किया गया है। लेखिका गैंगटॉक में रात को तारों से जगमगाते आसमान को देखती हैं। रात में ऐसा सम्मोहन था कि कोई भी देखने वाला उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। लेखिका भी ऐसे दृश्य को देखकर उसमें खो जाती है। उसकी आत्मा भाव शून्य हो जाती है। वह प्रातः उठकर नेपाली भाषा में प्रातःकालीन की जाने वाली प्रार्थना करती हैं। उसी सुबह उनमें युमथांग जाना था। यदि मौसम साफ हो तो वहां से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दिखाई देती है। मौसम साफ था किंतु आकाश में हल्के हल्के बादल थे, इसलिए हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई न दे सकी। योंगथांग गैंगटॉक से लगभग 149 किलोमीटर दूर था। उनके ड्राइवर कम गाइड का नाम जितेन नार्गे था, यानी कि उनके साथ एक गाइडर भी होता है जो वहां के स्थलों की जानकारी देता रहता है। योंगथांग का मार्ग फूलों भरी घाटियों वाला था। मार्ग में उन्हें एक स्थान पर सफेद रंग के बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। बौद्ध पताकाएं का मतलब होता है महात्मा बुद्ध के द्वारा बनाए गए झंडे। ये पताकाएं अहिंसा और शांति के प्रतीक थी। नार्गे ने बताया कि जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है तो 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं, यानी कि कोई भी बुद्धिस्ट महात्मा बुद्ध के यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाला कोई भी वहां पर मर जाता था तो 108 झंडे यानी कि सफेद झंडे वहां पर लहरा दिए जाते थे।
जिन्हें उतारा नहीं जाता, किंतु किसी नए कार्य के आरंभ के समय रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। जितेंद्र नार्गे ने बताया कि कभी लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। उन लोगों ने मार्ग में एक घूमता हुआ चक्र भी देखा, जिसे धर्म चक्र कहते हैं। वहाँ के लोगों का विश्वास है कि उसे घुमाने से घुमाने वाले के सभी पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगा कि सब स्थानों के लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वासों और पाप पुण्य संबंधी धारणाएं लगभग एक समान हैं। जो जो उनकी जीप ऊपर बढ़ती जा रही थी, त्यों त्यों बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटते जा रहे थे, क्योंकि जीप उनकी क्या थी, हिमालय में और ऊपर ऊंचाई पर चढ़ती जा रही थी। बड़ी बड़ी पहाड़ियां सामने अपने विराट रूप में दिखाई देने लगी थीं। पास जाकर देखने से लगता था कि वे सौंदर्य के वैभव से मंडित थी। धीरे धीरे मार्ग घुमावदार होते जा रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। लगता था कि वे किसी हरी भरी गुफा में प्रवेश कर रहे हों। वहाँ के अत्यंत सुंदर मौसम का प्रभाव सब पर हो रहा था, किंतु लेखिका चुपचाप बैठी हुई वहाँ के संपूर्ण दृश्यों को अपने में समा लेना चाहती थी। वास्तव में यदि आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं तो आप अकेले होते हैं, तो आप गुमसुम हो जाते हैं वहाँ का दृश्य देख करके, वहाँ के प्राकृतिक नज़ारे देख करके। सिलीगुड़ी से साथ चल रही तीस्ता नदी का सौंदर्य अब देखते ही बनता था। लेखिका नदी के सौंदर्य को देखकर रोमांचित हो रही थी, साथ ही मन हिमालय को सलामी दे रही थी। जीप सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जाकर रुकती है। सभी लोग वहाँ के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य को अपने अपने कैमरों में बंद करने लगते हैं, किंतु लेखिका अत्यंत तल्लीनता के साथ झरने से बह रहे संगीत को आत्मलीन होकर सुन रही थी। उन्हें लगता था कि जैसे उन्होंने सत्य एवं सौंदर्य को छू लिया हो। झरने का बहता पानी उनमें एक जोश, शक्ति और एहसास भर रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनके अंतःकरण की सारी कुटिलताएं और बुरी इच्छाएं पानी की धारा के साथ बह गई थी। वास्तव में यदि हम हिमालय में जाएंगे और वहाँ के झरने जो ऊपर से झर झर करके आवाज़ से ध्वनि करते हुए बह रहे होते हैं, वहाँ हमारे को भी कैसा लगता है कि हमारे के अंदर जितने भी बुरी भावनाएं, बुरी इच्छाएं हैं, सारी की सारी उस पानी के अंदर बह गई और हम वहाँ पे तल्लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं वहाँ पर। वे वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थीं। जब जितेंद्र ने आकर कहा कि आगे इससे भी सुंदर दृश्य हैं, तब वे आगे चलने को तैयार हुई। मार्ग में आंखों और आत्मा को आनंद प्रदान करने वाले अनेक दृश्य बिखरे हुए थे। मार्ग में प्राकृतिक दृश्य पल पल में अपना रंग बदलते थे। लगता था कि कोई जादू की छड़ी घुमाकर जल्दी जल्दी दृश्य बदल रहा है। माया और छाया का यह अनूठा खेल लेखिका को जीवन के रहस्य समझ रहा था। चारों ओर के दृश्य रहस्यों से भरे हुए थे। उनकी जीप थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। वहाँ जहाँ जीप रुकती थी वहाँ लिखा हुआ था थिंक ग्रीन, यानी कि हरियाली भरा ही सोचें। वहाँ पूरे ब्रह्मांड का दृश्य मानो एक साथ देखने को मिल रहा था। वहाँ बहते झरने, तीस्ता नदी का तीव्र वेग, धुंध का आवरण, ऊपर आकाश में बादल थे और हवा धीरे धीरे बह रही थी। आसपास खिले हुए फूलों की हंसी बिखरे हुए थे। संपूर्ण अद्भुत वातावरण को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारा अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ ही बहता जा रहा है। मतलब बहुत सारी तल्लीनता छा जाती है। इतने नज़ारे देख करके हम पीछे की सारी चिंताएं हमारे से, उन चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। धुंधली चादर के हटते ही सामने विपरीत दिशाओं में खड़े पहाड़ दिखाई दिए। इन पहाड़ों के बीच स्वर्ग के समान सुंदर दृश्य बिखरे हुए थे। पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे लेखिका को कहीं बहुत गहरे अपने आप से जोड़ रहे थे। उसकी आत्मा उदार होती जा रही थी। उसे लगा कि वह ईश्वर के बहुत समीप है। उसके होठों पर फिर वही प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी आने लगी। कुछ ही दूर चलने पर लेखिका की दृष्टि पहाड़ी औरतों पर पड़ी। वे औरतें पत्थर तोड़ रही थी। उनकी काया कोमल थी, किंतु उनके हाथों में हथौड़े और कुंदाल थे।
कुछ की पीठ पर तो उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। वे पूरी ताकत के साथ पत्थर तोड़ रही थे। वे उस अलौकिक दृश्य से निरपेक्ष निरपेक्ष अपनी जीविका के संघर्ष में लगी हुई थी। लेखिका को एकाएक लगा कि मानो उसकी समाधि भाव से नाचती नृत्यांगना के घुंघरू टूट गए हों। स्वर्गीय सौंदर्य के बीच मौत, भूख और जिंदा रहने की लड़ाई उसके सामने थी। पूछने पर पता चला कि ये पहाड़ी ने सड़क को चौड़ा करने का काम कर रही थी। यह बहुत ही खतरे से भरा हुआ कार्य है। आपको हैरानी होगी, किंतु इस काम को करने में बहुत से लोगों ने मौत को भी जुठला दिया। यानी कि इतने दुर्गम रास्ते, इतनी दुर्गम पहाड़ियाँ, वहाँ पर काम करते लेकिन फिर भी जिंदा रहते, मरता कोई भी नहीं था। लेकिन हम वहाँ पर जाके देखते हैं कि इतने बराबर में इतनी बड़ी बड़ी खाइयाँ जो हैं, और यहाँ पर जो काम करने वाले कैसे बचे होंगे, लेकिन उन्होंने उस मौत को भी झुठला दिया। लेखिका गहरी चिंता में डूब गई थी। उन्हें देखकर जितेंद्र नार्गे ने कहा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख सकती हो। आप पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिनको देखने के लिए आप पैसे खर्च करके आई हैं। किंतु लेखिका सोच रही थी कि मेरे देश की जनता जितना कम लेकर कितना काम देती है। तभी वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेखिका को लगा कि खंडहर ताजमहल बन गया हो। पहले तो उनको देख करके वो मायूस हो गई, करुणा से भर गई कि देखो ये पहाड़ी ने हमारे लिए कितना कितना काम करके रास्ता बना रहे हैं, बेचारी साथ में इनके बच्चे हैं। करुणा भर गई। लेकिन जैसे ही वो किसी बात पर हंसी खिलखिला करके, तो जो लेखिका है उनको देख करके भी खुद भी हंसने लग गई, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर। जीप चढ़ाई चढ़ती जा रही थी। हेयर पिन बैंड से पहले एक पहाड़ पर बहुत सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। वे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेंद्र ने बताया कि यहाँ स्कूल बस की कोई व्यवस्था नहीं है। नीचे तराई में एक स्कूल है, दूर दूर से बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं। ये बच्चे पढ़ते ही नहीं, अभी तो अपनी माताओं के साथ मवेशी चराते हैं। मवेशी का मतलब पशु चराते हैं। पानी भरते हैं और लकड़ियों के गट्ठर भी उठाकर लाते हैं। अब आगे का मार्ग और भी संकरा तंग हो गया था। जगह जगह चेतावनी के बोर्ड लगे हुए थे। सूरज ढलने पर पहाड़ी औरतें और बच्चे गायें चराकर लौट रहे थे। कुछ के सिर पर लकड़ियों के गट्ठर थे। शाम का समय हो गया था। जीप चाय के बागानों से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किमी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। उनके चेहरे पर ढलती शाम के सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। लेखिका इतना अधिक प्राकृतिक सौंदर्य देखकर खुशी से चीख उठती थी। योंगथांग पहुंचने से पूर्व लोग कुछ समय के लिए लायोंग रुके थे। लायोंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका थकान उतारने के लिए तीस्ता नदी के पत्थरों पर जाकर बैठ गई थी। वहां का वातावरण शांत था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति अपनी लय, ताल और गति में कुछ कह रही हो। इस सफर में लेखिका दार्शनिक सी बन गई थी। रात होने पर जितेंद्र व अन्य साथियों ने नाच गाना आरंभ कर दिया था। लेखिका की सहयात्री मणि, यानी कि उसके साथ भी एक उसकी मित्र गई हुई थी लेखिका की, जिसका नाम था मणि, ने अत्यंत सुंदर नृत्य किया। लायोंग के लोगों का मुख्य व्यवसाय आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका की इच्छा वहां बर्फ देखने की थी, किंतु वहां बर्फ दिखाई नहीं दे रही थी। वे लोग इस समय 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। एक स्थानीय युवक का मानना था कि यहाँ प्रदूषण के कारण स्नोफॉल नहीं होता। उसने बताया, कटाव नामक स्थान पर बर्फ देखने को मिल सकती है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्थान नहीं बनाया गया था, इसलिए वह अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायोंग से कटाव का सफर केवल 2 घंटे का था। अब रास्ता और भी खतरनाक था। सब लोग खामोश बैठे हुए थे। जितेंद्र अंदाज से गाड़ी चला रहा था। वहाँ के सारे वातावरण में बादल छा गए थे। जरा सी असावधानी से कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। थोड़ी दूर चलने पर मौसम साफ हो गया। मणि स्विट्जरलैंड देख चुकी थी, इसलिए उसने एकाएक कहा, यह स्थान तो स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर है।
कटाव दिखने लगा था। चारों ओर बर्फ रूपी चांदी की चादर फैली हुई थी। कटाव पहुंचते ही थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ने लगी थी। बर्फ को देखकर सभी के हृदय खिल गए थे। सभी यात्री वहां की बर्फ के फोटो खींच रहे थे। लेखिका बर्फ में जाना चाहती थी, किंतु उनके पास बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं थे। लेखिका फोटो खींचने की अपेक्षा वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उन्हें लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। वास्तव में ही इतना सुंदर, इतना शांत प्रिय माहौल, वहां पर वेद तो क्या, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी किताबें रची जा सकती हैं। ऐसे अनुपम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वहां भी कुछ समय के लिए आध्यात्मिक हो जाएगा। मणि के मन में भी आध्यात्मिकता का भाव जागने लगा था। लेखिका सोचती थी कि हिम शिखर ही पूरे एशिया को पानी देते हैं। प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी एकत्रित करती है और गर्मियों में ये बर्फ की शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हमारी प्यास को शांत करती है। प्रकृति की जल संचय की यह विधि भी अद्भुत है। हम इन हिम शिखरों और नदियों के ऋणी हैं। लेखिका और उनके सहयोगी यात्री कुछ आगे बढ़ते हैं तो वहां उन्हें फौजी छावनियां दिखाई देती हैं। वहां से कुछ ही दूरी पर चीन की सीमा है। फौजी जवान कड़कती ठंड में अपने आप को कष्ट देकर हमारी सुरक्षा करते हैं। लेखिका फौजियों को देखकर कुछ उदास हो जाती है कि जहां बैसाख के महीने में भी इतनी अधिक ठंड है तो वे लोग माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे। वहां जाने का रास्ता भी मुसीबतों से भरा हुआ है। वास्तव में फौजी अपना सुख त्याग कर हमारे लिए शांतिपूर्वक कल का निर्माण करते हैं। वे लोग वहां के प्राकृतिक दृश्यों को अपनी आत्मा में संजोकर लौट पड़े थे। युमथांग की संपूर्ण घाटी फूलों से भरी हुई थी। जितेंद्र नार्गे ने बताया यहाँ के लोग बंदर का मांस भी खाते हैं। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। उसकी बातों पर लेखिका ने के अतिरिक्त किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने पठारी इलाकों की भयानक गरीबी देखी थी। लोगों को सुअर का दूध पीते देखा था। युमथांग पहुंचकर लोगों को सब कुछ फीका फीका लग रहा था। वहाँ के लोग अपने आप को भारतीय कहलवाने में गर्व अनुभव करते हैं। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का ही एक हिस्सा बन गया था। ऐसा होने से वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान हुई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। लौटते समय जितेंद्र नार्गे ने और भी बहुत सी जानकारियां उन्हें दी थी। मार्ग में उन्हें एक ऐसा स्थान दिखाया था जहां पूरे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास है। जो वहां गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, ऐसा विश्वास किया जाता है। उसने यह भी बताया कि वे पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। वे लोग गंतोक बोलते हैं। गंतोक का अर्थ है पहाड़। सिक्किम में अधिकतर क्षेत्रों को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता को जाता है। लेखिका को इस यात्रा के पश्चात लगा कि मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। यदि आपकी खोज समाप्त हो जाती है तो इसका मतलब आपको सुंदरता अच्छी नहीं लगती। यानी कि जितना हो उसके खोजबीन करते रहिए। खोजबीन करते रहेंगे तो आप बिजी रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ को आप अच्छे से और पढ़िएगा, इसके क्वेश्चन आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं आपको भी फोटो बना के भेज दूंगा। धन्यवाद।